Dear friends, today we are going to discuss another chapter of civics textbook for class 6th. Clear? This is chapter 4th. The name of the chapter is Key Elements of a Democratic Government. Clear? तो ये चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसा कि जो हमने इससे पहले चैप्टर में डिस्कस किया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है हमारी कंट्री के पास, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज़ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर? तो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हम आज की एलिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं. क्लियर? कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किन फंडामेंटल्स पे बेस्ड होती है. क्लियर? तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें अफ्रीका के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में कहा गया है. जो साउथ अफ्रीका है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है. क्लियर? तो इसके बारे में हमें बताया गया है. तो क्या बताया गया है वो हम इसमें जान लेंगे. क्लियर? जैसा कि आपके चैप्टर में एक स्टोरी दी है, वहाँ पे एक लड़की होती है, छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है माया. क्लियर? माया अपने घर में मतलब जो भी उसके घर में जो भी अलमारियाँ होती है, कबर्ड होते हैं, मतलब उसमें कुछ मतलब देखती रहती है. तो सर्च करती है. तो सर्च करने के दौरान उसको एक पिक्चर मिलती है, यानी एल्बम में एक पिक्चर मिलती है. वो अपनी माँ से कंफर्म करती हैं कि ये पिक्चर किसकी है. तो उसकी माँ उसको बोलती है कि ये पिक्चर बेटी हेक्टर पीटरसन की है. तो हेक्टर पीटरसन जो था ये एक पर्सन था, साउथ अफ्रीका से ही ये बिलोंग कर रहा था. तो हेक्टर पीटरसन के बारे में एक अहम स्टोरी है जो हमें इस चैप्टर में मतलब जाननी है. क्लियर? तो हेक्टर पीटरसन के बारे में जब उससे कहा जाता है कि दिस वेरी पर्सन हैज़ बीन किल्ड, उसको मार दिया गया है, तो उसकी माँ माया को बताती है कि हेक्टर पीटरसन उसको मतलब प्रोटेस्ट के दौरान मार दिया जाता है. तो क्यों मार दिया जाता है वो हम इसमें जान लेंगे. कि एक्चुअली जो हेक्टर पीटरसन था ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री से बिलोंग कर रहा था. तो हेक्टर पीटरसन एक्चुअली एक दफ़ा मतलब अपनी क्लासमेट्स के साथ प्रोटेस्ट करता है वहाँ पे साउथ अफ्रीकन अपने स्कूल में जहाँ पे वो पढ़ाई करता था. तो किस बात पे वो प्रोटेस्ट करते थे? तो एक्चुअली जो साउथ अफ्रीकन की गवर्नमेंट थी, क्योंकि दैट ऑफ द वाइट पीपल, वाइट रेसेस. क्लियर? वो वाइट रेसेस उन मतलब जो ब्लैक रेसेस वहाँ पे थी, तो उन ब्लैक रेसेस को फोर्स करती थी कि आपको जो एजुकेशन रिसीव करनी है, यू हैव टू रिसीव दैट वी एजुकेशन इन अफ्रीकन लैंग्वेज. क्योंकि अफ्रीकन लैंग्वेज जो थी इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास. क्लियर? तो उन पर ही फोर्स की गई. तो उसके खिलाफ में जो हेक्टर पीटरसन अपने क्लासमेट्स के साथ में वो प्रोटेस्ट करता है. तो उस प्रोटेस्ट में वो इस चीज़ की डिमांड करता है कि वी शुड नॉट मतलब रिसीव आवर एजुकेशन थ्रू अफ्रीकन लैंग्वेज. क्लियर? बल्कि हम अपनी मदर जो हमें अपनी लैंग्वेज है, मादरी लैंग्वेज है, दैट लैंग्वेज वाज जोलो एक्चुअली उनकी लैंग्वेज थी. तो उन्होंने कहा हम अपनी ही लैंग्वेज में एजुकेशन को रिसीव कर लेंगे. क्लियर? तो उस बात पे मतलब हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी गई. हेक्टर पीटरसन वाज किल्ड इन दैट प्रोटेस्ट. तो हेक्टर पीटरसन के बारे में उसको बताती है. तो उनकी माँ एक्चुअली अपनी बेटी जो है माया, उसको इस तरीके से बताती है कि जो साउथ अफ्रीका जो था वो पहले एपार्थाइड लॉ के थ्रू गवर्न किया जाता था. क्लियर? तो एपार्थाइड क्या था वो हमें ये जानना है कि एपार्थाइड लॉज क्या थे. एपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, यानी जब लोगों को रेस की बुनियाद पर सेपरेट किया जाए. क्लियर? यानी ये अलग रेस है, दिस इज़ वाइट रेस, दिस इज़ ब्लैक रेस, दिस इज़ कलर्ड रेस. क्लियर? या दिस इज़ इंडियन रेस. तो रेस के बुनियाद पर जब लोगों को सेपरेट किया जाए तो दैट वेरी प्रोसेस इज नोन एज एपार्थाइड. तो उसको हम एपार्थाइड का नाम देते थे. तो माया की माँ ने माया को बताया कि जो साउथ अफ्रीका था वो पहले इसी एपार्थाइड लॉ के थ्रू गवर्न किया जाता था. क्लियर? तो साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट. जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे वो किन मतलब कैसे डिवाइड किए गए थे? वो दैट वर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस. क्लियर? तो इन रेसेस की बुनियाद पर वो पहले डिवाइडेड थे, यानी दिस इज़ वाइट रेस, दिस इज़ ब्लैक रेस, दिस इज इंडियन रेस, दिस इज़ कलर्ड रेस. तो क्योंकि साउथ अफ्रीका के खुद के अपने लोग थे, दैट वेर द ब्लैक पीपल. क्लियर? तो वाइट रेसेस वेयर देयर,
तो वो सेटल हो गए थे, बाकी यूरोपियन कंट्री से वो आके अफ्रीका में सेटल हो गए थे। दैट वर नोन एज वाइट रेसेस। जैसे इंडियन रेसेस थे, जैसे मतलब यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के दौरान बहुत सारे इंडियंस को वहाँ पे लिया गया था, मतलब इंडेंचर्ड लेबर के दौरान वहाँ पे उनको मतलब प्लांटेशन गार्डन्स में मतलब काम कराने के लिए लिया गया था इंडिया से। तो उस तरीके से वो लेटर ऑन वहीं पे सेटल हो गए थे। कलर्ड रेसेस का मतलब था कि जब किसी वाइट पर्सन की शादी होती थी, मैरिज होती थी विद ब्लैक पर्सन, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते थे, दैट वी ऑफस्प्रिंग्स वर नोन एज कलर्ड रेसेस। क्लियर। तो ऐसा था वहाँ पे कि साउथ अफ्रीका और रेसेस की बुनियाद पे डिवाइडेड था। तो अब उस लॉ के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल ईच अदर। ये रेसेस जो थी आपस में मिल नहीं पाते थे। क्लियर। और न ये आपस में मतलब एक दूसरे के नज़दीक रह सकते थे। क्लियर। एंड इवन टू यूज़ कॉमन फैसिलिटीज़, और न एक ही किस्म की फैसिलिटीज़ वो एंजॉय कर सकते थे। जैसे वाइट रेसेस जो थे वो उनके लिए मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस थे, उनके लिए बेटर फैसिलिटीज़ थी हर एक स्फीयर में। क्लियर। चाहे एजुकेशन स्फीयर था, चाहे मतलब फॉर एग्जांपल सैनिटेशन स्फीयर था, चाहे हेल्थ स्फीयर था। क्लियर। हर एक स्फीयर में उनके लिए एडवांटेज था। क्लियर। जो बाकी रेसेस थे, मतलब ब्लैक रेसेस थे, इंडियन रेसेस थे, वो उतनी प्रिविलेजेस या उतनी मतलब फैसिलिटीज़ एंजॉय नहीं कर रहे थे। क्लियर। तो जैसा कि ऐसा ऐसी डिस्क्रिमिनेशन होती रहती थी, मतलब ऐसा सेपरेटिज्म वहाँ पे प्रिवेल था। तो उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे बनी। मतलब ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था हु फाइट अगेंस्ट एपार्थाइड, जिन्होंने उस एपार्थाइड मतलब सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। क्लियर। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे बनी। ये ग्रुप आप लोग, ये लोगों का एक ग्रुप था जिसने इस एपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर था, इन्फ्लुएंशियल लीडर था उस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, दैट वाज नेल्सन मंडेला। क्लियर। तो नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। क्लियर। जिन्होंने फिर उस एपार्थाइड सिस्टम को साउथ अफ्रीका में ख़त्म किया। क्लियर। तो इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो 1994 में जो साउथ अफ्रीका था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। क्लियर। जैसा कि हमारा चैप्टर ही है कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। तो अब जो वहाँ पे जो सेपरेटिज्म वहाँ पे प्रिवेल था, वो सेपरेटिज्म ऑटोमेटिकली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के साथ ही वो सेपरेटिज्म या अपार्थाइड सिस्टम जो था वो वहाँ पे ख़त्म होता है। तो ऑल पीपल ऑफ ऑल द रेसेस, जितने भी लोग थे जिस भी रेस के, वर कंसिडर्ड इक्वल। अब सब लोग 1994 में इक्वल कंसिडर किए गए कि अब वहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। अब वहाँ पे मतलब वाइट रेसेस के लिए अलग प्रिविलेजेस नहीं है, मतलब जो बाकी रेसेस हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, ऐसा सिस्टम अब उसको वहाँ पे ख़त्म किया गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के साथ साथ वहाँ पे इक्वलिटी आने लगी। क्लियर। तो ये साउथ अफ्रीका की कहानी है यहाँ पे। तो साउथ अफ्रीका हाउ इट बिकेम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के साथ साथ वहाँ का जो मतलब प्रिविलेजेड सिस्टम था, उस प्रिविलेजेड सिस्टम को कैसे ख़त्म किया गया। क्लियर। तो अब यहाँ पे एक और टॉपिक है, मतलब दैट इज़ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन है क्या, ये किससे रिलेटेड है। तो पार्टिसिपेशन एक्चुअली इलेक्शन थ्रू वोटिंग। जैसा कि मतलब इलेक्शन में जितनी लोगों की पार्टिसिपेशन होगी उतनी जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा वो उतना पावरफुल बनेगा, स्पेशली डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी तब मतलब तब स्ट्रांग बनती है जब लोगों की पार्टिसिपेशन जितनी ज़्यादा होगी। क्लियर। तो थ्रू वोटिंग पीपल कैन सेंस देयर पावर इन डेमोक्रेटिक। तो वोटिंग के थ्रू लोग जो है वो अपना पावर मतलब शेयर करते हैं। क्लियर। या अपना पावर दिखाते हैं। क्लियर। तो इलेक्शन प्रोसेस में जितनी लोगों की पार्टिसिपेशन होगी उतना डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रांग होगा। क्लियर। तो अब नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है नेक्स्ट टॉपिक हमारे चैप्टर में इसमें कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक वो क्या है। कि जैसा कि हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफन इमर्ज व्हाई देयर इज डाइवर्सिटी। तो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा इमर्ज होते हैं जब लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। क्लियर। मतलब वो अंडरस्टैंडिंग कैसे नहीं बनती है, क्योंकि जब हम डिफरेंट कल्चर्स के लोग देखते हैं, डिफरेंट रिलीजियस के लोग देखते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग देखते हैं, और डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग देखते हैं, डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, जब उनको आपस में नहीं बनती है। क्लियर। तो जब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होते हैं तो ऑफन इट दैट वेरी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफन गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो अब उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना।
क्लियर। जैसे गवर्नमेंट के पास में एक मेन मतलब टूल होता है इन द फॉर्म ऑफ पुलिस, तो पुलिस की काम होती है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कमिटीज टू मीट एंड ट्राई अराइव एट सोल्यूशन। तो गवर्नमेंट की काम बनती है उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना है। वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करता है, तो उनको उनके बीच में एक कंसेंसस डेवलप करता है, तो कंसेंसस के थ्रू वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होते हैं। क्लियर। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर में इक्वलिटी एंड जस्टिस। वो क्या है? जैसे इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, ये आपस में सेपरेट नहीं हो सकते हैं। क्लियर। तो जैसा कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी लेसन, जैसे हमारे कंट्री में जो अनटचेबिलिटी था वो पहले मतलब प्रिवेल था, अभी अनटचेबिलिटी का जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री में ख़त्म होता जा रहा है, दिन ब दिन ये लेसन होता जा रहा है। तो जैसे कि किसके थ्रू लेसन होता जा रहा है, किसके थ्रू कम होता जा रहा है कि नाउ गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स दैट आर डिस्क्रिमिनेटेड। अब जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं। क्लियर। किन के लिए? उन ग्रुप्स के लिए जो ग्रुप्स उस अनटचेबिलिटी के थ्रू डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, जैसे शेड्यूल कास्ट, दलित्स, आदिवासी। क्लियर। तो इस किस्म के लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे। क्लियर। अब गवर्नमेंट ने उनके लिए प्रोविजन बनाया है, उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए हैं, तो जिन स्पेशल लॉज के थ्रू उनको मतलब उनकी स्टेटस सोसाइटी में इम्प्रूव की गई। क्लियर। जैसे एक और मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स थे, मतलब जैसे गर्ल चाइल्ड को वेलकम नहीं किया जाता था, यानी उनको मतलब इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। क्लियर। तो स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे गर्ल चाइल्ड के लिए। क्लियर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वेरी चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लियर। तो आई होप दैट यू हैव गॉट दिस वेरी चैप्टर। तो अगर आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा है इस चैप्टर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।